नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हमने स्वर संधि के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा, संधि का सामान्य परिचय पढ़ा, संधि के भेदों के बारे में पढ़ा और स्वर संधि का सामान्य परिचय के साथ स्वर संधि के भेदों के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज के वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं दीपक सिखवाल ज्ञान विहार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और कोरोना के इस विकट दौर में ईश्वर से आपके और आपके परिवार के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं और इसी के साथ में आज का जो अध्याय है, जो पाठ है, वो शुरू करता हूं। ठीक है, तो साथियों, कल हमने स्वर संधि के उपभेदों तक के विषय में हमने पढ़ा था, जहां हमने बताया था स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज के वीडियो में हम स्वर संधि के पहले उपभेद यानी कि दीर्घ संधि के विषय में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि। तो मित्रों, यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं जो पिछले वीडियो में पढ़ा उसका हल्का सा एक रिव्यू फिर से दोहरा लेता हूँ। ठीक है, उस वीडियो में हमने सबसे पहले संधि की परिभाषा के विषय में पढ़ा था। उससे भी पहले हमने संधि के आलम्बन के बारे में पढ़ा था कि संधि का जो मुख्य आलम्बन है, जो मुख्य आधार है, वो ध्वनि होता है। ठीक है, और किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ में किसी भी स्वर का मात्रा के रूप में योग होता है, मात्रा के रूप में वो स्वर व्यंजन के साथ में जुड़ता है। उसके बाद में हमने स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी थी कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। और इसके बाद में संधि के 3 भेदों के बारे में पढ़ा था: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसके बाद में हमने स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और उसके बाद में स्वर संधि के 5 उपभेद बताए गए थे, जिनमें से पहला उपभेद जो है वो दीर्घ संधि है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो देखिए कि अ अथवा आ, ई अथवा ई, उ अथवा उ तथा री के बाद यदि समान स्वर हो, री के बाद यदि समान स्वर से तात्पर्य ये है कि अ अथवा आ के बाद अ अथवा आ ही होगा, ई अथवा ई के बाद ई अथवा ई आएगा, उ अथवा उ के बाद उ अथवा उ आएगा तथा री के बाद री हो, री के बाद री हो, तो क्रमशः स्वर दीर्घ हो जाते हैं। क्रमशः स्वर दीर्घ। दीर्घ का मतलब ये है कि अ अथवा आ के बाद अ अथवा आ होगा तो दीर्घ स्वर आ हो जाएगा। इसी प्रकार ई अथवा ई के बाद ई अथवा ई होगा तो दीर्घ स्वर ई हो जाएगा। उ अथवा उ के बाद उ अथवा उ हो तो स्वर दीर्घ उ हो जाएगा। तथा इसी प्रकार री के बाद री हो तो री भी दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का ध्वनि परिवर्तन जहाँ होता है वहाँ दीर्घ संधि होती है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत सी किताबों में और बहुत सी हिंदी विषय की जो फैकल्टी है वो भी री स्वर के विषय में नहीं पढ़ाती है दीर्घ संधि में। तो हालांकि इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है री स्वर के विषय में पढ़ना, क्योंकि री स्वर को, दीर्घ री को हिंदी व्याकरण में मृत स्वर की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है? इसे मृत स्वर कहा गया है। यानी इस स्वर का प्रयोग हिंदी के सामान्य शब्दकोश में नहीं होता है। कहीं पर भी हिंदी के शब्दकोश में दीर्घ री की मात्रा वाला कोई शब्द नहीं आता है। लेकिन संधि के नज़रिए से यदि हम देखते हैं तो कुछ शब्द जो हैं वो री के बाद में री स्वर की स्थिति को बनाते हैं। नियम के अनुसार स्वर के बाद में यदि समान स्वर आता है तो दीर्घ संधि होती है। ऐसे उदाहरण केवल और केवल संस्कृत व्याकरण से लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं बाकी दीर्घ संधि के बारे में। साथियों, इसका जो पहला सूत्र है दीर्घ संधि का, ये सूत्र ये कहता है कि अ अथवा आ के बाद अ अथवा आ होगा तो क्या हो जाएगा?
बिल्कुल आपका अनुमान सही है, आ हो जाएगा। आ पहला स्वर ह्रस्व स्वर है, दूसरा आ दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके विषय में। तो साथियों, पहले ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी एक स्वर होगा, आ में से कोई भी एक स्वर होगा, और बाद में भी अथवा आ में से कोई एक स्वर होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संधि में प्रथम पद का अंतिम स्वर और दूसरे पद का प्रथम स्वर, प्रथम वर्ण, इन्हीं दोनों के बीच में क्या होती है, संधि होती है। तो जो प्लस से पहले के जो स्वर दिए गए हैं अथवा आ, ये प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में आएंगे, और बाद में जो दिया गया अथवा आ, ये दूसरे पद के प्रथम वर्ण के रूप में आएंगे। पहले वाले जो स्वर हैं वो हमेशा मात्रा के रूप में आएंगे, और दूसरे वाले जो स्वर हैं वो हमेशा अक्षर के रूप में आएंगे, वर्ण के रूप में आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके उदाहरणों के बारे में। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं, अ के बाद में अ हो तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि प्रथम पद का अंतिम स्वर भी अ होगा, दूसरे पद का प्रथम स्वर भी अ ही होगा। इसका एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ, देश प्लस अटन। कुछ विद्यार्थियों के लिए अटन शब्द थोड़ा हो सकता है। अटन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है भ्रमण करना, घूमना। शब्द है अपने पास देश प्लस अटन। अब हम संधि के हिसाब से बात करेंगे। क्यों, देश का जो श है, इस श में स्वर कौन सा है, अ। श में स्वर कौन सा है, अ। अन्य किसी स्वर की मात्रा का योग नहीं है, अन्य कोई मात्रा लगी हुई नहीं है। इसका मतलब लघुतम रूप से उसमें अ स्वर गिना जाता है। यदि वर्ण हलंत भी नहीं है और अन्य कोई स्वर जुड़ा हुआ भी नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम उसमें अ स्वर मानते हैं। और उसके बाद में अटन का अ स्वर है, और इन दोनों के मध्य संधि होगी तो अ प्लस अ जुड़कर, जैसा मैंने आपको बताया था, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये जो आ है, इस आ का योग श में हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा देशाटन। शब्द क्या हो जाएगा, देशाटन। तो इस प्रकार इन शब्दों की संधि होती है। उदाहरण आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं एक उदाहरण और ले लेता हूँ। शब्द मैंने लिख लिया, देव प्लस अर्पित। देव प्लस अर्पित। आप यहाँ पर भी देखोगे कि देव के व में स्वर अ है, अर्पित में भी स्वर अ है। देव का अंतिम स्वर अ है और अर्पित का प्रथम स्वर अ है, और इन दोनों के मध्य जब हम संधि करेंगे तो दोनों के योग से स्वर आ हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, देवार्पित। शब्द क्या हो जाएगा, देवार्पित। तो इस प्रकार और भी बहुत से उदाहरण आप ले सकते हैं। किसी भी किताब में, गाइड में, नोट्स में जितने उदाहरण हैं, आप उन उदाहरणों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। इस उदाहरण में हमने ये लिया था कि अ के बाद में अ हो तो आ हो जाता है। अगले उदाहरण में हम लेंगे कि अ के बाद में आ होगा तो भी परिणाम आ ही होगा, यानी पहला स्वर ह्रस्व अ होगा, दूसरा स्वर दीर्घ यानी आ होगा, और इन दोनों की जब संधि करेंगे तो दोनों का परिणाम भी आ स्वर के रूप में ही आएगा। तो ऐसा हम एक उदाहरण ले लेते हैं जहाँ प्रथम पद का अंतिम स्वर अ हो और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर आ हो। ठीक है, तो ऐसा मैंने एक शब्द लिख लिया, गृह प्लस आगत। शब्द मैंने लिख लिया, गृह प्लस आगत। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखोगे कि गृह में जो ह है, इस ह के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है, और आगत जो शब्द है, आगत में प्रथम स्वर क्या है, आ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अ के बाद में आ होगा तो भी इन दोनों का परिणाम क्या होगा, आ ही होगा। तो गृह प्लस आगत, इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो हमें क्या शब्द प्राप्त होगा, गृहागत। ठीक है, तो इस प्रकार और भी आप जितने चाहें उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण मैं और ले लेता हूं। उदाहरण मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, देव प्लस आराधना। देव प्लस आराधना। यहाँ पर आप देखोगे कि देव के व में भी स्वर अ है,
आराधना में स्वर आ है और इन दोनों की संधि होगी तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा और शब्द क्या प्राप्त होगा, देवाराधना। ठीक है, तो इस प्रकार ये उदाहरण बनेंगे। अ के बाद में अ हुआ तो भी आ हुआ और अ के बाद आ गया तो भी आ स्वर ही हुआ। ठीक है, ये उदाहरण आ गए समझ में। और आप जितने उदाहरण प्रैक्टिस में ले सकते हैं, जहाँ भी किसी भी किताब से, गाइड से, नोट से आपको उदाहरण मिले, आप उन पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करें। और कहीं पर कोई समस्या आए, किसी भी शब्द के संधि में या संधि विच्छेद में कोई समस्या आए, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को हम तक पहुंचा दीजिएगा। निश्चित रूप से हम अपने अगले वीडियो में सबसे पहले जो आपके प्रश्न आए हैं हम उनका उत्तर देंगे और उसके बाद में हम अगला वीडियो बनाएंगे, अगला अध्याय पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार सूत्र को वापस लिख लेते हैं कि अ अथवा आ के बाद अ अथवा आ होगा तो क्या होगा, आ होगा। ठीक है, हमने अ के बाद में अ और अ के बाद में आ, इन दोनों को हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे आ के बाद में अ होगा तो भी क्या होगा, आ ही होगा। यानी प्रथम स्वर आ होगा, प्रथम पद का अंतिम स्वर आ और दूसरे पद का प्रथम स्वर अ होगा और इन दोनों का परिणाम क्या होगा, आ होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, प्रथम पद का अंतिम स्वर आ चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पर एक उदाहरण लिख लेते हैं, निशा प्लस अंत। ठीक है, अब आप देखें निशा का जो अंतिम स्वर है श जो वर्ण है इसमें स्वर कौन सा है, आ है। ठीक है, निशा का अंतिम स्वर क्या है, आ, और अंत का प्रथम स्वर क्या है, अ। जैसा कि मैंने आपको बताया था आ के बाद में अ होगा, यहाँ पर आ के बाद में अ है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो स्वर क्या बन जाएगा, आ प्लस अ जुड़कर आ बन जाएगा। तो इस प्रकार आ और अ जुड़कर आ बन गया। यहाँ पर ये जो वर्ण हलंत रह जाएगा तो इसके साथ में हम आ स्वर को जोड़ करके शब्द क्या बना देंगे, निशांत। शब्द क्या बना देंगे, निशांत। तो इस प्रकार निशा प्लस अंत का संधि पद क्या हो जाएगा, निशांत हो जाएगा। ठीक है, और आप उदाहरणों की प्रैक्टिस करते रहें, बराबर करते रहें। ठीक है, अगला मैं उदाहरण लेता हूँ जिसमें आ के बाद में आ होगा तो भी क्या होगा, आ ही होगा। यानी प्रथम पद का अंतिम स्वर भी आ होगा, दूसरे पद का प्रथम स्वर भी आ होगा और इन दोनों के योग से जो नया स्वर बनेगा वो भी आ ही होगा। ऐसा मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले लेता हूँ, महा प्लस आशय, महा प्लस आशय। तो यहाँ पर आप देखोगे कि महा में अंतिम स्वर आ है, आशय का प्रथम स्वर भी आ है और इन दोनों के बीच संधि होगी तो भी स्वर क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो इस प्रकार महा प्लस आशय की जब हम संधि करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, महाशय। शब्द क्या बन जाएगा, महाशय। तो इस प्रकार तो बाकी जो उदाहरण हैं उन पर भी आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण अब आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक है, जिन पर आप एक बार अभ्यास करने की कोशिश करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में उनका सही उत्तर क्या होता है वो ज़रूर लिख करके दें। ठीक है, मैं जांच करके अगले वीडियो में अगर बाय द वे कोई उत्तर आपका गलत हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसका सुधार कार्य करूंगा, जो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही मददगार होगा। ठीक है, मैं यहाँ आपके लिए कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। ठीक है, आप अभ्यास करें उन पर। मैंने यहाँ लिख दिया, गहन प्लस अरण्य। ठीक है, शिव प्लस अच्युत। ठीक है, मेघ प्लस आच्छादित। कर्तव्य प्लस अधिकार। स्व प्लस अवलंबी। स्व प्लस अवलंबी। ठीक है, वेद प्लस अध्ययन। ठीक है,
और अंतिम उदाहरण वंश प्लस अवली। ठीक है, ये जो मैंने उदाहरण आपको दिए हैं संधि करने के लिए, आप इन शब्दों की संधि करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला शब्द है गहन प्लस अरण्य, दूसरा शब्द है शिव प्लस अच्युत, तीसरा शब्द है मेघ प्लस आच्छादित, चौथा शब्द है कर्तव्य प्लस अधिकार, अगला शब्द है स्व प्लस अवलंबी, वेद प्लस अध्ययन और वंश प्लस अवली। इन पर आप प्रैक्टिस करें। मित्रों, मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे उदाहरण लिखवाता हूँ, ऑनलाइन क्लास में इतने उदाहरण लिख पाना आपके लिए मुनासिब नहीं है, समझ पाना संभव नहीं है, इसलिए ये कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। आप एक बार इन पर अच्छी तरह से अध्ययन करें। अगर कोई नया उदाहरण अगर आपको मिलता है और जिसमें कोई कठिनाई आ रही हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी दीर्घ संधि के अगले सूत्र की तरफ। ठीक है, तो अगला सूत्र, दूसरा जो सूत्र है वो सूत्र ये कहता है कि ई अथवा ई के बाद फिर से ई अथवा ई होगा तो दोनों का परिणाम क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर भी ई अथवा ई अर्थात ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी एक स्वर पहले आ सकता है और बाद में जो स्वर दिए गए हैं उनमें से कोई भी एक स्वर बाद में आ सकता है। दोनों का जो परिणाम होगा वो हमेशा दीर्घ स्वर के रूप में ही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो बनने वाले सभी स्वर निश्चित रूप से दीर्घ स्वर ही होंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले ई के बाद में ई, यानी कि दोनों स्वर ह्रस्व स्वर होंगे। ठीक है, प्रथम पद का अंतिम स्वर भी ह्रस्व होगा, दूसरे पद का प्रथम स्वर भी ह्रस्व स्वर होगा, यानी छोटी मात्रा और छोटा स्वर होगा ई का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके उदाहरणों के बारे में। तो सबसे पहले छोटी ई वाला मैं यहाँ पर एक शब्द लिख लेता हूँ, रवि प्लस इंद्र। मित्रों, यहाँ पर आप देखोगे कि रवि में जो ई की मात्रा लगी हुई है वो ह्रस्व स्वर की मात्रा लगी हुई है, छोटे स्वर की मात्रा लगी हुई है, और बाद में जो इंद्र है, इस इंद्र में भी जो ई है वो ह्रस्व है, और इन दोनों ह्रस्व स्वरों का योग होगा तो स्वर दीर्घ हो जाएगा। तो रवि प्लस इंद्र को जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? रविंद्र। मैंने देखा है मेरे कई भाइयों का नाम रविंद्र होता है, कक्षा में पूछता हूँ, उनके लिखे हुए नाम को देखता हूँ तो पाता हूँ कि वो अपने नाम को इस प्रकार से लिख देते हैं। अगर व्याकरणिक दृष्टि से मैं बात करूं तो आपका लिखा ये नाम सरासर गलत है। ठीक है, इसका अच्छी तरह से शुद्धिकरण कर लें। आपके नाम के साथ मात्रा बड़ी होगी। अगर आपका नाम रविंद्र है तो ई की मात्रा बड़ी लगाएं। ये मात्रा, छोटी मात्रा जो है वो अशुद्धि कारक होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। तो दूसरा जो एक उदाहरण मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख लिया अति प्लस इव। मित्रों, यहाँ पर भी आप देखोगे कि अति में जो ई है वो छोटी ई है, इव में जो ई है वो भी ह्रस्व ई है, और इन दोनों के योग से जो स्वर बनेगा वो दीर्घ ई होगा। और इस प्रकार अति प्लस इव की जब हम संधि करेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? अतीव हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार और भी उदाहरण आपकी किताबों में, गाइडों में है, आप उनको सॉल्व करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले उदाहरणों के बारे में। तो अगले उदाहरण में जैसे हम बात करते हैं कि पहला स्वर ह्रस्व ई हो और दूसरा स्वर दीर्घ ई हो, और इन दोनों का जो परिणाम हो वो भी क्या होगा? दीर्घ ई होगा। यानी पहले छोटी ई की मात्रा होगी, दूसरा बड़ा ई होगा, और इन दोनों के बीच में हमें क्या करनी है? संधि करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है, कवि प्लस ईश। मित्रों, आप यहाँ पर देखोगे कि कवि में जो ई की मात्रा है वो ह्रस्व ई की मात्रा है, लेकिन ईश में जो ई है वो ई दीर्घ है, और इन दोनों के बीच में जब हम संधि करेंगे तो परिणाम क्या आएगा? बिल्कुल सही विचारा आपने, दीर्घ ई का परिणाम होगा। और कवि प्लस ईश की जब हम संधि करेंगे तो सही शब्द क्या होगा? जहाँ तक मेरा अनुमान है, अब आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, कवि जो ई की मात्रा है वो कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार कवि प्लस ईश का संधि पद क्या हो जाएगा? कविश हो जाएगा। इसी प्रकार हम और भी बहुत से उदाहरण लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने शब्द यहाँ पर और लिख दिया, अभि प्लस ईप्सित।
अभी प्लस ईप्सित। ठीक है, आप देखेंगे अभी में जो ई है वो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व ई है, और ईप्सित में जो ई है वो दीर्घ ई है, और इन दोनों के मध्य संधि होगी तो ये स्वर दीर्घ हो जाएगा, और इस प्रकार अभी प्लस ईप्सित की संधि क्या हो जाएगी, अभीप्सित हो जाएगी। ठीक है, शब्द क्या हो जाएगा, अभीप्सित। ठीक है, तो इस प्रकार बाकी उदाहरणों पर भी आप अभ्यास करें। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं बार बार निवेदन इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको अपनी समस्या बताने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट ना हो, हेजिटेशन ना हो। ठीक है, समझिए इन उदाहरणों को और भी अभ्यास करें। अब हम बात करते हैं अगले उदाहरणों की। तो अब हमें चाहिए पहले दीर्घ ई और उसके बाद में ह्रस्व ई। ठीक है, सूत्र को एक बार वापस लिख लेते हैं। ई अथवा ई के बाद ई अथवा ई होगा तो क्या हो जाएगा, ई दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले उदाहरण क्या चाहिए हमें, दीर्घ ई का उदाहरण चाहिए। ठीक है, तो दीर्घ ई में हम यहाँ पर एक शब्द लिख लेते हैं दीर्घ ई का उदाहरण क्या हो जाएगा, देवी। देवी में आप देखोगे, और दूसरा जो शब्द है वो हो जाएगा इंद्र। ठीक है मित्रों, आप यहाँ पर देखोगे कि देवी में जो ई है वो ई दीर्घ है, इंद्र में जो ई है वो ह्रस्व है, और इन दोनों के बीच में जब हम संधि करेंगे तो ई कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा। तो देवी प्लस इंद्र की संधि क्या हो जाएगी, देवींद्र। क्या हो जाएगी, देवींद्र। देवी प्लस इंद्र क्या शब्द हो जाएगा, देवींद्र। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि दीर्घ ई के बाद में दीर्घ ई होगा तो भी क्या होगा, ई दीर्घ ही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है मही प्लस ईश। शब्द क्या लिख दिया है, मही प्लस ईश। इन दोनों की जब हम संधि करेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, महिष। कैसे हो जाएगा, तो आप देखोगे मही में जो ई है वो ई दीर्घ है, ईश में जो ई है वो भी दीर्घ है, और इन दोनों की जब हम संधि करेंगे तो भी स्वर क्या होगा, दीर्घ ही होगा। तो इस प्रकार मही प्लस ईश को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, महिष हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई। कोई समस्या हो तो पूछते रहें बराबर। मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको इसके और दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ताकि एक बार आप और अच्छी तरह से अभ्यास करें, उन उदाहरणों पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में इन शब्दों के उत्तर लिख करके बताएं। ठीक है, मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है अति प्लस इंद्रिय। अति प्लस इंद्रिय। ठीक है, अगला शब्द क्या हो जाएगा, गौरी प्लस ईश्वर। ठीक है, और अगला शब्द हो जाएगा रवि प्लस ईश। ठीक है, अगला शब्द हो जाएगा अति प्लस इत। अगला शब्द हो जाएगा प्रति प्लस इति, और शब्द हो जाएगा प्रति प्लस इक। नदी प्लस ईश। ठीक है मित्रों, मुझे विश्वास है कि इन सभी शब्दों का आप बहुत सरलता से इनकी संधि कर लेंगे। मेरा मानना है कि इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अति प्लस इंद्रिय, गौरी प्लस ईश्वर, रवि प्लस ईश, अति प्लस इत, प्रति प्लस इति, प्रति प्लस इक, और नदी प्लस ईश। इन सभी उदाहरणों की आप संधि कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, निश्चित रूप से मैं चेक करूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि के अगले उदाहरणों के बारे में। तो साथियों, दीर्घ संधि का जो अगला सूत्र है वो सूत्र ये कहता है
तीसरा सूत्र ये कहता है कि ऊ अथवा ऊ के बाद फिर से ऊ अथवा ऊ हो तो क्या हो जाएगा? ऊ दीर्घ हो जाएगा। ऊ की मात्रा कैसी हो जाएगी? दीर्घ ऊ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले ह्रस्व ऊ के बाद में ह्रस्व ऊ हो तो दोनों का परिणाम क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं, गुरु प्लस उपकार। ठीक है, गुरु प्लस उपकार। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि र वर्ण के साथ में ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ की मात्रा को लेकर मैंने कई बार विद्यार्थियों को कंफ्यूज होकर के देखा है कि र के साथ में छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा का वो ठीक तरह से अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस अंतर को अच्छी तरह से समझ लें ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती आपसे ना हो, ऐसी कोई मिस्टेक ना हो। जब र के साथ में हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी हो तो सामान्यतः ये जो मात्रा है वो कुछ नीचे मुड़ी हुई सी होती है। ठीक है, अगर हम लिखने के फ़ॉन्ट में अगर हम बात करें तो र इस प्रकार लिख करके और उसके भीतर इस तरह से इस मात्रा को लगा दिया जाता है। मात्रा में गांठ का प्रयोग नहीं होता है और मात्रा की डंडी जो है वो नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है। ये जो रू होता है ये रू छोटा होता है, जैसा कि आप देखते हैं रुपया। ठीक है, शब्द आप क्या देखते हैं? रुपया। रुपया में जो रू होता है वो छोटा होता है। जैसे कि शब्द आप देखते हैं गुरु, तो गुरु में भी जो ऊ होता है र के साथ में वो छोटा ऊ यानी ह्रस्व स्वर की मात्रा होती है। अब हम बात करते हैं र के साथ में बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो र के साथ में जो ऊ की मात्रा होती है वो कुछ गांठ लग कर के और थोड़ी सी उसकी मात्रा जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ी सीधी हो जाती है। इस प्रकार से जो मात्रा होती है ये बड़े ऊ की मात्रा होती है। इसको रू के उच्चारण के रूप में हम पढ़ते हैं। जैसे कि इसका शब्द आप लिख सकते हैं रूप। रूप में जो ऊ होता है वो ऊ दीर्घ ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें। र के साथ में इन मात्राओं का प्रयोग कैसे होता है, आप भ्रमित ना हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरणों के बारे में। ठीक है, तो शब्द मैंने लिखा है गुरु प्लस उपकार। तो आप जानते हैं कि गुरु में जो ऊ है वो ह्रस्व ऊ है, उपकार में जो ऊ है वो भी ह्रस्व ऊ है, और इन दोनों स्वरों को जब हम जोड़ेंगे तो स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। र के साथ में दीर्घ ऊ की मात्रा कैसे लगेगी ये मैंने आपको अभी बताया है, निश्चित रूप से आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सही रूप क्या बनेगा इसका? गुरूपकार। शब्द क्या बनेगा? गुरूपकार। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द और लिखता हूँ मैं, प्रभु प्लस उपागम। प्रभु प्लस उपागम। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि प्रभु के भ में ह्रस्व ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है और उपागम में जो ऊ है वो भी ह्रस्व है, और इन दोनों के मध्य संधि होगी तो स्वर क्या बनेगा? दीर्घ ऊ बनेगा। तो प्रभु प्लस उपागम का संधि पद क्या हो जाएगा? प्रभुपागम। शब्द क्या हो जाएगा? प्रभुपागम। ठीक है, तो इस प्रकार ह्रस्व ऊ के साथ में ह्रस्व ऊ की मात्रा होगी तो निर्मित स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरणों के बारे में। अगले उदाहरण में हम देखेंगे कि ह्रस्व ऊ के साथ में दीर्घ ऊ होगा तो भी ऊ कैसा हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। यानी कि छोटे ऊ के साथ में बड़ा ऊ जोड़ेगा तो निर्मित जो स्वर होगा वो स्वर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। हम इसके उदाहरण लेते हैं। पहले में हमें ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा चाहिए तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है लघु। दूसरे में हमें ऊ बड़ा चाहिए, दीर्घ स्वर चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक शब्द लिख दिया है ऊर्मी। ठीक है, ऊर्मी शब्द लहर का पर्यायवाची होता है। लहर, तरंग, हिलोर, विच्ची, ये सब ऊर्मी के ही पर्यायवाची हैं, समानार्थी शब्द हैं। कठिन शब्द अगर कोई लगे आपको तो निश्चित रूप से आप उसका अर्थ भी पूछ सकते हैं। वैसे पढ़ाते हुए मैं ज़्यादातर कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ, आप उन्हें नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों की संधि करते हैं। तो मित्रों आप यहाँ पर देखोगे कि लघु में जो ऊ है वो ह्रस्व ऊ है और ऊर्मी में जो ऊ है
वो दीर्घ ऊ है। और इन दोनों के योग से जो स्वर बनेगा, लघु में जो स्वर में ह्रस्व ऊ है, ऊर्मी स्वर है दीर्घ ऊ है, और इन दोनों के बनेगा वो हो जाएगा दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? लघूर्मी। ठीक है, घ में जो ऊ की मात्रा छोटी है, इस ऊ के जुड़ने के बाद वो मात्रा बड़ी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम अगले नियम की बात करें तो अगला नियम यह कहता है कि दीर्घ ऊ के बाद में दीर्घ ऊ होगा तो भी ऊ क्या हो जाएगा? दीर्घ ही हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है भू, प्लस अगला शब्द मैंने लिखा है ऊष्मा। मित्रों यहाँ पर आप देखोगे कि भ में जो ऊ है वो ऊ दीर्घ है, भू में दीर्घ ऊ है, और ऊष्मा का ऊ भी कैसा है? दीर्घ है। और इन दोनों के बीच में जब हम संधि करेंगे तो भी स्वर क्या होगा? दीर्घ ऊ होगा। तो भू प्लस ऊष्मा को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? भूष्मा। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द और भू प्लस ऊर्जा। ठीक है, शब्द क्या है? भू प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो इन दोनों के योग से भी जो शब्द बनेगा वो क्या होगा? भू प्लस ऊर्जा। भू में ऊ बड़ा है, ऊर्जा में ऊ बड़ा है, तो भू कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? भू ऊर्जा। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि ये नियम भी आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभ्यास के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण और दे रहा हूँ, आप उन पर एक बार और प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें। ठीक है, तो वो शब्द मैं आपको इस प्रकार से दे रहा हूँ। लघु प्लस उत्तर। ठीक है, अनु प्लस उदित, सु प्लस उक्ति, मृदु प्लस उक्ति, साधु प्लस उपदेश, साधु प्लस उपदेश। ठीक है, तो इस प्रकार के ये कुछ और उदाहरण हैं, इन पर आप अभ्यास करें और कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर ज़रूर लिखें, ताकि मुझे इस बात का भी पता चलता रहे कि जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कितने हैं जो सीरियस होकर एक पढ़ने के उद्देश्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दीर्घ संधि का चौथा सूत्र। मित्रों, दीर्घ संधि का चौथा सूत्र हालांकि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ऐसा कोई प्रश्न परीक्षा में आ भी जाए तो आपके लिए वो कठिन ना हो, आपको कठिन ना लगे, इसलिए मैं कुछ संस्कृत वाले जो ऐसे नियम और उदाहरण होते हैं वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्योंकि मित्रों, हम जानते हैं कि हिंदी की व्याकरण संस्कृत की व्याकरण से ज़्यादा अलग नहीं है। उदाहरण अगर हम देखें तो दोनों के उदाहरणों में, हिंदी और संस्कृत भाषा के उदाहरणों में बहुत कुछ समानता मिल जाती है। परिभाषाएं भी लगभग संस्कृत जैसी ही है। ठीक है, बस उनका हिंदी रूपांतरण है और कुछ ज़्यादा विशेष अंतर इन परिभाषाओं में हमें नज़र नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं री के बाद में री आ जाए तो स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ री हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दीर्घ री को हिंदी व्याकरण में मृत स्वर की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः इसके जो शब्द हैं दीर्घ री के शब्द वो भाषा में कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं होते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरणों की बात करें तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है पितृ प्लस ऋण। मित्रों, यहाँ पर आप ये देखोगे कि त के साथ में री की मात्रा जुड़ी हुई है, ह्रस्व ई है। आगे ऋण शब्द में प्रथम स्वर री है और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो मात्रा दीर्घ री की होगी। दीर्घ री में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। री में एक मात्रा तो लगी हुई होती है, जब साथ में फिर से एक री और आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसी मात्रा में एक मात्रा और बढ़ा करके हम दीर्घ री बना देते हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यंजन में री की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, और उसके साथ में यदि फिर से री स्वर आ जाए
तो हमें क्या करना है, जो मात्रा लगी हुई है उसी के नीचे एक मात्रा और बढ़ा देनी है, यानी क्री में एक मात्रा लगी हुई है, आगे री की एक और मात्रा बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से इसकी मात्रा हमें लगानी है, यानी इस रूप में वर्ण के नीचे दीर्घ री की मात्रा लग जाती है। दीर्घ री को हम वर्णमाला में इस प्रकार से लिखते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, तो पितृ प्लस ऋण की जो संधि होगी वो क्या हो जाएगी, पितृण। ठीक है, आपको देता हूं, जैसे मैंने शब्द लिखा है ज्ञात्री प्लस ऋचा, ठीक है, दात्री प्लस ऋण, पात्री प्लस रिद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं, आप इन उदाहरणों पर प्रैक्टिस करें। मैं आपको बता दूं क्या होगा। ज्ञात्र प्लस ऋचा को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, ज्ञात्रिचा। दात्र प्लस ऋण, इसको जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, दातृण। पात्र प्लस रिद्धि का शब्द क्या हो जाएगा, पात्रिद्धि। तो इस प्रकार के उदाहरण दीर्घ री के भी हो जाते हैं। मित्रों, ये हमने आज पढ़ा है स्वर संधि का एक भाग दीर्घ संधि। ठीक है, मैं आशा करता हूँ निश्चित रूप से आपके ये समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आपने सीखा होगा। फिर भी अगर कोई कठिनाई रह गई हो तो मैं ये भी आशा करता हूँ निश्चित रूप से आप अपनी कठिनाई मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँगे। ठीक है, तो यहीं तक पढ़ाते हुए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोरोना के इस दौर में ईश्वर से पुनः आपके और आपके परिवार के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।